हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन मैथ्स एसपी लेसन्स पे। और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिस्ट्री यानी कि इतिहास इस पे बेस्ड रहेगा। और इसकी अगर बात की जाए, इतिहास पे अगर हम चर्चा करें तो इतिहास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट यानी कि इतिहास जो होता है अतीत के बारे में हमें जानकारी देता है। हम इसको बड़े ही अच्छे से और फनी तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि बच्चे के माइंड में क्या कर जाए, ये चीज़ घर कर जाए। आपका माइंड है जो किसके लिए चर्चित रहे? हिस्ट्री के लिए। आप उठो तब भी हिस्ट्री पढ़ो, सो तब भी हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री को हम एक बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं और कुछ बड़े ही अच्छे अच्छे फैक्टों के साथ आपको डेली कुछ नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट भी अपना क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री की बात की जाए, क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली, जो हिस्ट्री होता है इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? हम कहते हैं जी पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अतीत के बारे में पढ़ते हैं। जो अतीत में घटनाएं घटती हैं हम उनके बारे में इसमें चर्चा करते हैं। किसमें? हिस्ट्री के अंदर, यानी कि इतिहास के अंदर, ये कह सकते हैं हम। चलो जी ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो हिस्ट्री है ये किस भाषा का, किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो ये ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड कौन सा? हिस्टोरिया। कौन सा है? हिस्टोरिया है। और हिस्टोरिया का मतलब ही क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ की अच्छे से जांच करके, पड़ताल करके, छानबीन करके जो चीज़ें लिखी जाए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हिस्टोरिया। क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया से मिलकर क्या बनता है? हिस्ट्री बनता है। मतलब किसी भी चीज़ की हम अच्छे से जांच करके, छानबीन करके उस चीज़ को हम जब राइट डाउन करते हैं, उसके बारे में जब हम जानते हैं तो वो कहलाता है हिस्ट्री। क्या कहलाता है? वो कहलाता है हिस्ट्री। अब माइंड में सेट हो गई होगी क्या कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री की डेफिनेशन, हिस्ट्री की परिभाषा। हिस्ट्री की परिभाषा हम उसको कहेंगे जिसके हमारे पास क्या है? दो लिखित अवशेष हैं। क्या है? दो लिखित अवशेष हैं। वो क्या होगा? वो होगा जी हिस्ट्री। किसके इतने? दो लिखित अवशेष होंगे, वो हिस्ट्री कहलाएगा। ध्यान में रखना। इसके अलावा जिसके दो लिखित अवशेष नहीं है वो हिस्ट्री नहीं होगा। वो क्या होगा? प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा, प्रागैतिहासिक काल का वो हिस्सा होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, क्वेश्चन क्या बना? फादर ऑफ हिस्ट्री क्या है? इतिहास के पिता। क्या है? इतिहास के पिता किसे कहा जा सकता है? फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसे कह सकते हैं हम? हेरोडोटस को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेरोडोटस की अगर हम बात करें, इसने क्या की? एक बुक लिखी जी। क्या लिखी? एक बुक लिखी। और बुक कौन सी? हिस्टोरिका। कौन सी बुक लिखी इसने? हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी। किसने? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिया में क्या था? जो हिस्टोरिया बुक थी इसमें क्या किया गया था? पहली बार क्या किया गया? पहली बार इतिहास को क्या किया जाए? पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध किया गया। क्या किया गया? क्रमबद्ध किया गया। किसको? इतिहास को। पहली बार इतिहास को डेट टू डेट यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई। कैसे? डेट टू डेट। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहते हैं। इसकी अगर बात की जाए
कब इसका निर्माण कार्य हुआ? लगभग 513 बीसी में। कब हुआ? लगभग 513 बीसी के अंदर क्या होता है, इसको लिखा जाता है। किसको? हिस्टोरिका बुक को किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध करने की कोशिश की गई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री। क्या आते हैं? पार्ट ऑफ हिस्ट्री आते हैं, यानी कि इतिहास के, यानी कि हिस्ट्री के कितने भाग हैं? तो भागों की अगर हम बात करें तो इसके कितने भाग हैं? पार्ट ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, यानी कि इतिहास के भाग, किसकी बात करें हम? इतिहास के भागों की अगर हम बात करें तो भाग कितने हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 प्राचीन भारत, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंसेंट। यहाँ पे प्राचीन भारत की बजाय क्या लिखा जाए? प्राचीन काल लिखा जाए। इंसेंट हिस्ट्री कहा सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं जी? इंसेंट हिस्ट्री हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद क्या कह सकते हैं? मध्यकाल। क्या बोल सकते हैं इसको? मध्यकाल बोल सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं तीसरा पार्ट इसका क्या रहेगा? आधुनिक काल। क्या रहने वाला है? आधुनिक काल, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्राचीन, एंसेंट, मध्य, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 पार्टों में हम इसका विवरण करते हैं। तीनों पार्टों की अगर बात की जाए, सबसे बिगेस्ट पार्ट कौन सा है? वो है प्राचीन भारत। अगर इनके टाइम पीरियड की बात की जाए, प्राचीन काल का अगर हम बात करें, जब से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे एंसेंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड बताओ क्या है, इसका शासन काल, इसका जो टाइम है वो क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो जो एंसेंट हिस्ट्री है इसके टाइम पे अगर हम चर्चा करें तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये स्टार्ट होता है जी कहाँ से? एक अननोन बीसी से, और कब तक चलेगा? 712 एडी तक। इसकी अगर बात की जाए तो कब तक चलता है? 712 एडी से लेकर 1857 तक। और उसके बाद हम बात करें 1857 से टुडे, अननोन बीसी से लेकर 712 एडी तक, 712 से 1857 एडी तक, 1857 से अब तक का जो ये टाइम पीरियड कहलाता है, ये है हिस्ट्री का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को हम पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये करता है ज्ञान कि जो ये बीसी है और एडी है, दो आपको वर्ड देखने को मिले यहाँ पे। कौन कौन से? बीसी और एडी। बात करें बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट बोल सकते हैं। बात करें एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ईस्वी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, इन वर्णों का यहाँ पे यूज होता है बीसी और एडी। अब बहुत सारे बच्चे हैं, आप जैसे ही, आप में से ही हो एक और में से, कि बीसी और एडी मतलब ये फंडा क्या है जी? ठीक है, फुल फॉर्म हमें याद हो गई, हम लिख देंगे बीसी बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। लेकिन हम अगर बात करें इस पर, एक बार फटाफट से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तब तक जिसने स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, चलिए फिर।
ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं इतिहास को। ठीक है, ये तो ये चीज़ें थी, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब उसके बाद हम बात किस पे करेंगे, हम जो यहाँ पे आज टारगेट करने आए हैं वो टारगेट क्या है, वो टारगेट हम आज एक बड़ा ही शानदार टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बड़ा ही शानदार टॉपिक रहेगा यहाँ पे। अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे किसकी, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात करेंगे। जैसे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 3 भाग थे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। बात करेंगे हम यहाँ पे प्राचीन काल की। इनके कितने पार्ट हैं, जहाँ से आज क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, अभी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उनको ही लेके हम यहाँ आएंगे। प्राचीन काल की अगर हम बात करें, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हम बात करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ऐतिहासिक काल। तीन पार्टों में बांटा हमने, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले टाइम पीरियड बना इसका, एक अननोन टाइम से स्टार्ट होता है, एक अननोन टाइम यानी कि बीसी से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 712 ईस्वी तक। सॉरी, एक अननोन टाइम से स्टार्ट होकर ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा जी, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहने वाला है, इसका टाइम पीरियड रहेगा जी 10,000 बीसी तक। कब तक, 10,000 नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो रहेगा जी 2,500 बीसी तक। उसके बाद अतैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो 2500 बीसी से लेकर बात करें हम 1750 बीसी और यहाँ पे 1500 बीसी से लेकर कब तक, टुडे तक, यानी कि एडी यहाँ पे आएगा। अब इससे पहले हम बात करें, हम चर्चा करें किस पे, 2 चीज़ों पे हमें चर्चा करनी थी, किस किस पे, एडी और बीसी पे, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। इन सब का यूजेज कब होता है, किस अवधि में हम इनका रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें हम एक ईयर की, 2021 की। अब करंट में कौन सा चला हुआ है, 2021 चला हुआ है। इससे पहले क्या था, 2020 था। इससे पहले क्या था, 2015 था, 2010 था, 2005 था और कभी 0 भी था। उससे पहले -1, उससे पहले -2, इस प्रकार से अगर हम बात करें -500, माइनस के 1000, माइनस के 1750 और माइनस के 2500। ठीक है, तो इन चीज़ों में हम इसको बांट के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम 0 पे, यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे एक व्यक्ति का जन्म होता है। व्यक्ति कौन सा है, ईसा मसीहा। कौन है ये है जी ईसा मसीहा है। अब बात करें, ये क्या माना जाता है, ईसा मसीहा का जन्म वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है जी,
ईसा मसीहा का जन्म वर्ष माना जाता है किसको? इस जीरो को। अब बात यह आती है कि जी BC और AD हम कब यूज कर सकते हैं? जो ईसा मसीहा है इसके जन्म के बाद हम क्या लगाएंगे जी? AD लगाएंगे, और इसके जन्म के बाद, और सॉरी जन्म से पहले क्या लगाएंगे? BC लगाएंगे। यानी कि बिफोर क्राइस्ट AD एनो डोमिनी, बिफोर की जगह हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, वो वर्ड क्या है? BCE। बिफोर कॉमन इरा हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो AD है, AD की जगह हम यूज क्या कर सकते हैं? CE यूज कर सकते हैं, यानी कि कॉमन इरा। बिफोर कॉमन इरा और कॉमन इरा बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। अब बात करते हैं, माना जाता है कि जो महावीर जैन है, कौन है? महावीर जैन है। इनका जन्म कब हुआ? 540 BC में हुआ। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो महावीर जैन का जन्म हुआ है ईसा मसीहा से कितने वर्ष पहले हुआ है? तो ईसा मसीहा से 540 वर्ष पहले क्या हुआ है? इसका जन्म हुआ है। किसका? महावीर जैन का। फिर पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 323 BC में जी। कब हुई? 323 BC में। अब ईसा मसीहा के जन्म वर्ष से कितने साल पहले मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? 323 BC पहले। तो इसके जन्म से पहले, ईसा मसीहा के जन्म से कितने वर्ष पहले जन्म होता है? 323 साल पहले किसकी स्थापना होती है? मौर्य वंश की स्थापना होती है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं किस पे? हम बात करते हैं जी ईसा मसीहा पे। किस पे बात करेंगे हम? ईसा मसीहा पे बात करते हैं जी। ईसा मसीहा का जन्म कब हुआ जी? 0 में हुआ जी। कहाँ पे हुआ? बेथलहोम में हुआ जी। कहाँ पे हुआ था? बेथलहोम के अंदर हुआ। उसके बाद हम बात करें किस वंश धर्म के संस्थापक थे ये? ईसाई धर्म के संस्थापक थे जी। ईसाई धर्म के क्या थी ये? संस्थापक थे। कौन? ईसा मसीहा। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन? ईसा मसीहा। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है जी? बाइबल। कौन सा है? बाइबल। कौन सा है जी? ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबल है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीहा है। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म हुआ जी इसका बेथलहोम के अंदर। कहाँ पे इसका जन्म हुआ था? बेथलहोम के अंदर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये थी इतिहास की कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ।
ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, नोट हो गया होगा सबका। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा हम प्रकाश डाल लेते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है, जो अर्धऐतिहासिक काल है और इतिहास काल, इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है जी? इनकी जानकारी मिलती है हमें अवशेषों से। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है जी? अवशेषों से। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है जी? अवशेषों से। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन घर कर गया कि जी अवशेषों से जानकारी मिली है तो इनमें डिफरेंस क्या है वो बता दीजिए। ठीक है, नहीं क्यों हमें रटवा रही हुई चीज़ें। तो बात करें हम डिफरेंस के, यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें जो प्रागैतिहासिक काल है, इसकी जानकारी हमें अवशेषों से मिली, सिर्फ और सिर्फ अवशेष। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई लैंग्वेज नहीं थी। अब लैंग्वेज नहीं थी तो यहाँ पे क्या आएगा? लिपि शब्द आएगा जी। कौन सा शब्द आएगा? एक लिपि शब्द आएगा जी। फिर यहाँ पे बात कर लीजिए जी, यहाँ पे भी एक लिपि शब्द आया, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भाषा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं है तो लिपि जाहिर बात है यहाँ पे नहीं मिलेगी। और लिपि क्या होती है? हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके द्वारा भाषा को पढ़ने में आसानी हो जाती है, उसे लिपि कहते हैं। अब जी लिपि यहाँ पे भी आ गई, तो इसमें क्या डिफरेंस है जी? इसके अंदर डिफरेंस ये है जी, यहाँ पे हमें क्या मिलती है? लैंग्वेज मिलती है। लेकिन जी बात करें, लैंग्वेज मिली, लेकिन हम इस लैंग्वेज को क्या है? पढ़ नहीं सके जी। क्या नहीं कर सके? पढ़ नहीं सके। क्यों? ऐसा क्यों हुआ जी? क्यों नहीं इस लैंग्वेज को हम पढ़ सकते? इसका कोई एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल देख लीजिए जी, कौन सा है इसका? एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है जी? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर इसकी बात की जाए 2500 BC से 1750 इसका टाइम पीरियड है जी। एसएससी का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? 2500 BC से 1750 BC। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस लैंग्वेज का यूज कर रखा है, प्रयोग कर रखा है, उस लैंग्वेज को हम आज तक भी नहीं पढ़ पाए जी। उस भाषा को हम आज तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे लिपि तो है जी, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। क्या यहाँ पे किसी प्रकार की कोई लिपि है? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल है। यहाँ पे लैंग्वेज जी बिल्कुल है। क्या हम इस लैंग्वेज को पढ़ सके? तो कहेंगे जी बिल्कुल, इस लैंग्वेज को हम क्या कर पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं। कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल कोई जी, पानीपत का प्रथम युद्ध सबको याद है? ऐसा कोई क्लास में जिसको याद नहीं हो? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध।
अब इसके बाद बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में हुआ जी। पानीपत का दूसरा युद्ध जी कब हुआ, 1556 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ जी, 1761 में हुआ जी। किस किस के बीच हुआ, यहाँ पे पूछ लिया जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध जी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में कौन पराजित होता है, इब्राहिम लोदी यहाँ पे पराजित होता है और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है जी, मारा जाता है। किस युद्ध में, इस युद्ध के अंदर, पानीपत के प्रथम युद्ध में। फिर बात आती है जी दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ, अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ जी, 1556 में हुआ है जी। इस युद्ध में हेमू पराजित होता है, अकबर जीत जाता है। उसके बाद तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है जी, पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें मराठे हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1857 में क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं जी। फिर गांधी युग आता है जी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी होती है जी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक काल में सारी की सारी घटनाओं का विवरण हमें अच्छे से मिलता है। यहाँ तक सब क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से कुछ भागों में डिवाइड करते हैं जी। फिर से क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे जी। क्या कर देंगे, हम इसको फिर से टुकड़ों में बांट देंगे जी। किस काल को, प्रागैतिहासिक काल को, क्योंकि जी सबसे बड़ा है जी, बिना टुकड़ों में बांटे हमें समझ में आने वाला नहीं है। तो एक बार फटाफट से ध्यान दे लीजिए कि कितने भागों में हमने इसको बांटा, कितने पार्ट है प्रागैतिहासिक काल के। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे जी हम। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जी, और उसके बाद हम इसको क्या कहेंगे जी, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में हम इसको बांटेंगे जी। तो बात की जाए पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की जी, इस पे अगर चर्चा की जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो क्या है जी, वो है एक अननोन टाइम से। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट हैं, सॉरी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से, पाषाण काल कौन कौन से हैं जी, पाषाण काल है एक तो, और दूसरा कौन सा है जी, तांबर काल है। और पाषाण काल के 3 का पार्ट है, कौन कौन से, पूरा पाषाण काल, कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें एक नॉन टाइम से स्टार्ट होता है और कब तक आता है, 10,000 BC तक आता है जी। और ये कब से कब तक आता है जी, ये आता है 4,000 BC तक। इसकी अगर बात की जाए ये कब तक आता है जी, 2,500 BC तक। जैसे ही नव पाषाण काल को फिनिश करने जा रहे हैं, फिनिश करते ही कौन सा काल स्टार्ट हो जाता है जी, उस काल का नाम क्या है, उस काल का नाम है जी अद्वैतिहासिक काल। अब इनमें सब में डिफरेंस क्या है जी, आपने एक वर्ड सुना होगा, वर्ड कौन सा है जी, आदि मानव। और आदि मानव से ही क्या बना है जी, मानव बना है।
एक आदि मानव था और आदि मानव का ही रूपांतरण किसमें हुआ है, आज के मानव में। अगर बात की जाए जब मानव की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के समय इस मानव के भोजन क्या थे, तो भोजन कैसा था जी, इनका कच्चा भोजन था। कौन सा भोजन था इनका जी, कच्चा इनका भोजन था। तो कच्चा भोजन जैसे गंदे नाले का पानी वगैरह वगैरह, इस टाइप से बहुत सारी बातें। गंदे नाले का पानी पीते थे, पत्ते खाते थे, जड़ खाते थे, मांस, मिट्टी, इनको कुछ भी मिल जाए उस प्रकार का ये भोजन प्रयोग में करते थे, ठीक है। लेकिन इसी पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, इसी के शासन काल में क्या हुआ था जी, आग की खोज हुई थी जी। क्या हुई थी, आग की खोज हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य पाषाण काल से, कि मध्य पाषाण काल में भोजन कैसा था जी इनका। आग की खोज हो गई तो बहुत सारे बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि जी आग की तो खोज हो चुकी है, अब तो इनका भोजन पका हुआ होना चाहिए। लेकिन नहीं जी, ऐसा नहीं है। अब भी इनका भोजन कैसा है, यही है जी, कच्चा भोजन है। लेकिन इन्होंने काम कर दिया, वो क्या किया, पालतू पशु बनाया जी, किसको, कुत्ता को। इन्होंने क्या किया, एक डॉग पाला जी, एक कुत्ता पाला, ठीक है। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। उसके बाद तीसरे शासन काल में क्या हुआ जी, इनका भोजन कैसा होने लगा, पकना शुरू हो गया जी। क्या शुरू हो जाता है, इनका जो भोजन है वो पकना शुरू हो जाता है। कौन से शासन काल में, नव पाषाण काल के अंदर। और इसी काल में इन्होंने क्या किया जी, कृषि की खेती की थी जी, एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट कर दिया जी। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया जी, पहिए का भी आविष्कार किया जी। क्या किया, पहिए का जी आविष्कार किया। और सबसे पहले इनकी जो फसल थी वो कौन सी थी जी, वो थी जी जौ। कौन सी थी, वो थी जी जौ। तो सबसे पहले इनकी जो फसल उगाई गई वो कौन सी उगाई गई, वो जौ उगाई गई जी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से अलग अलग, कि पूरा पाषाण काल में मानव का भोजन क्या था, कच्चा मांस, मिट्टी वगैरह वगैरह। और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हुआ है। आग का आविष्कार किस शासन काल में हुआ है, इसका हुआ है जी पूरा पाषाण काल में। उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, भोजन इनका वही रहा लेकिन इन्होंने कुत्ता पाल लिया जी। नव पाषाण काल में क्या हुआ जी, भोजन पकने लगा, कृषि स्टार्ट हो गई, पहिए का आविष्कार हो गया और जौ हो गई। अब बात की जाए कृषि होने से, जब इन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया तब से इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो कृषि करने से जो इनका जीवन था वो कैसा हो गया था जी, स्थायी हो गया था। स्थायी का मतलब अब ये क्या करने लगे, एक जगह रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। अब अगर बात की जाए, अगर अब चर्चा की जाए किस पे, हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत पे जी। जो हमें प्राचीन काल के बारे में पढ़नी है वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब प्राचीन भारत पे चर्चा करेंगे। अब चर्चा करेंगे हम किस पे, मध्यकालीन भारत पे करेंगे। अब चर्चा करेंगे किस पे, हम आधुनिक भारत पर। टाइम पीरियड देखा जाए तो क्या होगा जी,
2500 BC से लेकर 712 ईस्वी तक। सात सौ बारह से 1857 और 1857 से अब तक होगा जी। 2500 BC से लेकर 712 तक, 712 से लेकर 1857 तक, 1857 से अब तक क्या रहने वाला है जिसका टाइम पीरियड रहने वाला है। इस भाग में हम किसके बारे में चर्चा करते हैं जी? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इस भाग में जी हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के दो भाग होते हैं जी, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक सभ्यता। और यहां पे बात करें जी हम 1500 BC से 600 BC तक के टाइम पीरियड को पढ़ते हैं जी। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं जी? जनपद के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं एसपी लेसन्स पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में जी? महाजनपद के बारे में। महाजनपद की अगर बात की जाए तो कितने हैं जी? 16 हैं। यहाँ पे हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास कहाँ पे पड़ी हुई है? अपने एसपी लेसन के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, 4 से 5 क्लासेज हैं। वैदिक सभ्यता की क्लासेज कहाँ पे पड़ी है? अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। उसके बाद जनपद के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्लास भी किस पे पड़ी है? अपने यूट्यूब चैनल एसपी लेसन्स पे पड़ी है जी। उसके बाद महाजनपद पढ़ेंगे और महाजनपद कितने हैं? 16 हैं जी। लेकिन 16 नहीं पढ़ने जी, 16 में से पढ़ेंगे सिर्फ हम एक। वो कौन सा है? वो है मगध। कौन सा है जी? मगध है जी 16वां महाजनपद। इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पावरफुल है जी, क्या है ये? सबसे पावरफुल कौन सा है? मगध। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मगध पे कौन कौन से वंश आए? हर्यक वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशु वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद, और धनानंद की हत्या करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस मगध पे जो इंपॉर्टेंट वंश है वो कौन सा है जी? मौर्य वंश है। हम इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम? महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे हम। महाजनपद कितने? 16। उनमें से एक मगध। मगध सबसे पावरफुल होने के रीजन क्या? उसकी राजधानी पटना और राजगिरा और गरीबराज और पाटलिपुत्र से गंगा निकलती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट है तो व्यापार है, यहाँ पे व्यापार है तो पैसा है, और पैसा है तो पावरफुल है। उसके बाद मगध के उत्तर में हिमालय है, जहाँ से जड़ी बूटियाँ मिलती है। दक्षिण में जंगल है, जहाँ से अच्छी लकड़ी और अच्छे नस्ल के घोड़े हाथी मिलते हैं। तो ये कारण इसके पावरफुल होने के हैं। उसके बाद हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे जी? उसके बाद हम बाहरी आक्रमण पढ़ेंगे। बाहरी आक्रमण हमने पढ़े। उसके बाद से हम पढ़ेंगे जी गुप्त वंश के बारे में। कब से कब तक? 240 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जी पुष्यभूति वंश, यानी कि
वर्धन वंश, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश की स्थापना कब होती है जी? 600 में होती है। और कब तक चलता है? 647 तक चलता है जी। पुष्यभूति वंश का एक शासक है जो राजा बना कब? 606 में। और कब तक रहेगा जी? 647 तक। कौन है वो महान शासक? वो है जी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है, भारत पे रूल करने वाला कोई अच्छा राजा नहीं बचता है। अब भारत पे रूल करने वाला कोई अच्छा राजा नहीं बचा, तो अब क्या होगा जी? अब होगा भारत पे अटैक। किसका? मुसलमानों का। और अब हम स्टार्ट करेंगे जी इसके बारे में, मध्यकालीन भारत का कुछ पार्ट देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जिस फटाफट से इसको साथ के साथ नोट करते रहिए करो, अच्छे से नोट्स बना लो, अपनी पेन और नोटबुक को क्या कर लो, अपने साथ रख लो जी। तो अगर हम बात करें किस किस की, मध्यकालीन में जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है प्राचीन भारत में, तो हमारे यहाँ क्या होते हैं? भारी आक्रमण स्टार्ट होते हैं। और सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है जी। इसके बारे में भी हमारी क्लास कहाँ पे पड़ी हुई है? एसपी लेसन के यूट्यूब चैनल पर ये क्लास पड़ी हुई है। कब होता है? 712 में। उसके बाद मोहम्मद गजनवी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गजनवी पढ़ेंगे जी। और मोहम्मद गजनवी की अगर हम बात करें तो 1000 से 1027 तक क्या होते हैं? भारत पर 17 हमले होते हैं। कितने होते हैं? भारत पर 17 हमले होते हैं मोहम्मद गजनवी के 1000 से लेकर 1027 के बीच। उसके बाद कौन आता है? मोहम्मद गोरी आता है जी। कौन आता है जी? मोहम्मद गोरी आता है जी। ये कितने अटैक करता है और कब करता है जी? मोहम्मद गोरी की अगर बात की जाए तो गोरी वंश की जो स्थापना होती है वो होती है 1173 में। और पहला हमला कब होता है? 1175 में। कहाँ पे होता है? मुल्तान पर होता है जी। और 1206 में इसकी क्या हो जाती है? हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 1206 में क्या होता है जी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, ये सारी की सारी क्लास अपने एसपी लेसन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर पड़ी हुई है। इनको ऑलरेडी हम वहाँ पे कर चुके हैं, तो वहाँ से एक बार ये सारी की सारी क्लास आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कब से कब तक दिल्ली सल्तनत चलती है? 1206 से 1526। उसके बाद 1526 से लेकर 1857 तक भारत पे किसका शासन चलता है? मुगल वंश का चलता है जी। 1526 में एक युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध होता है जी? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है? 1526 में।
और उस युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है और भारत में नींव रख दी जाती किसकी? मुगलों की। किसकी नींव रखी जाती है जी? भारत में मुगलों की नींव रखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है? मुसलमानों से। पहला मुसलमान हमला कब हुआ? 712 में। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया भारत में, 17 हमले करता है। फिर मोहम्मद गोरी करता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत होती है। फिर 1526 मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन बना, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बात करें दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब? 1206 में। और कब तक रहती है? 1526 तक। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और आखिरी शासक कौन जी? इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारे जाते हैं। मुगल वंश के पहले शासक कौन? बाबर। और मुगल वंश के आखिरी शासक कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय की अगर हम बात करें, ये क्या बनता है? 1857 का में क्या बनता है? 1857 की क्रांति का नेता बनता है। तो इसे क्या कर लिया जाता है? इसे कर लिया जाता है जी कैद। और कैद करके कहाँ पे भेजा जाता है? रंगून में। और रंगून में 1862 के अंदर क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है जी। 1862 में क्या हो जाती है? रंगून के अंदर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे क्वेश्चन आए गए। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी कौन? हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन? अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी कौन? जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। और शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। और औरंगजेब मुगलों का यानी कि मुगलाई सल्तनत का क्या है? आखिरी प्रतापी शासक होता है। उसके बाद मुगलों का पतन स्टार्ट। और आखिरी शासक बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए इसको कैद कर लिया जाता है। और 1862 के अंदर इसकी हो जाती मृत्यु। कहाँ पे? रंगून के अंदर। तो ये चीजें पढ़नी है। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? विजयनगर की स्थापना पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इस प्रकार हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रवेश करेंगे किसके अंदर? आधुनिक भारत के अंदर। आधुनिक भारत में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। यूरोपियन कंपनियां भारत में कितनी आई, कौन कौन सी आई, उसकी अगर हम बात कीजिए तो एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको नोट करना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी आधुनिक भारत में भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम देख लीजिए फटाफट से। 1857 की क्रांति, यूरोपियन आगमन, कौन कौन सी?
पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी कब आई? 1498 में, 1602 में डच, 1600 में अंग्रेज और 1616 में डेनिश और 1664 में फ्रांसीसी। तो ये 5 कंपनियाँ आती है। स्वीडन भी आती है, स्वीडन का लेकिन अच्छे से जिक्र नहीं मिलता। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। लेकिन जो अंग्रेज है ये 1600 में आते हैं और भारत पे व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। कब तक रहते हैं? 1947 तक। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। कब? 1961 में। अब जब ये अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? भारत पे शासन करना, रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो एक रूल चलता है, कौन सा? कंपनी रूल। 1773 से लेकर 1857 तक। उसके बाद क्या चलता है जी? क्राउन रूल चलता है 1857 से लेकर 1947 तक। अब इसी बीच क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है जी। क्या होती है? 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद 1857 से लेकर 1885 तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं जो 1885 में जन्म देती हैं किसको? राष्ट्रवाद को। किसको जन्म देती है? राष्ट्रवाद को जन्म देती है जी। कब? 1885 के अंदर। तो एक बार फटाफट से राष्ट्रवाद के चरण में प्रकाश डाल देते हैं। हमारी क्लास का टाइम होने वाला है। अठारह सौ 85 से लेकर 1947 तक क्या चलता है जी? इस टाइम की अगर बात की जाए तो ये क्या है? ये राष्ट्रवाद का चरण है। और राष्ट्रवाद के चरण की अगर हम बात करें तो कितने भागों में बांटा इसको? 1805 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक, 1905 से लेकर 1916 तक और 1919 से लेकर 1947 तक। 3 चरणों में बांटा। कौन सा? उग्रवादी चरण, नहीं सॉरी, यहां पे क्या आएगा? उदारवादी चरण आएगा। उसके बाद उग्रवादी चरण आएगा और फिर कौन सा आता है? फिर आता है गांधी युग। अब यहाँ पे गांधी क्या करता है? कमान संभाल लेता है 1917 में, जब ये क्या करता है? पहला अपना आंदोलन स्टार्ट करता है। तो 3 चरणों में हमने किसको बांटा है? राष्ट्रवाद को बांटा है। इसमें कांग्रेस के नरम दल के सदस्य होंगे, इसमें गरम दल के सदस्य होंगे और फिर गांधी जी यहाँ पे भाग लेगा। और गांधी जी के द्वारा ही क्या चलाया जाता है? 1942 के अंदर एक आंदोलन चलाया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चलाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है जी। कब? 1942 के अंदर।
अगर इसकी बात की जाए, अगर हम इस पे चर्चा करें, भारत छोड़ो आंदोलन चला था कब? 1942 के अंदर, ठीक है। अब इसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। फिर 1946 में क्या? कैबिनेट मिशन जी, और 1946 में कैबिनेट मिशन, 1947 में क्या? माउंटबेटन योजना, जिससे भारत क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या होता है जी? तैयार हो जाता है। और 26 जनवरी 1905 को संविधान क्या हो जाता है जी? लागू हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, सिर्फ यही हमारा सिलेबस रहेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे? पूरी एक हिस्ट्री को पिरोहेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हमने कवर करने, साथ के साथ में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी रहते हैं। तो एक एक करके मैंने साथ के साथ आपको बताया कि हम सिंधु घाटी सभ्यता कर चुके हैं, वैदिक सभ्यता कर चुके हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पढ़ चुके हैं, गजनी का पढ़ चुके हैं, यूरोपियन आगमन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हम इसमें से टॉपिक पढ़ चुके हैं और बहुत सारे अभी रहते हैं। तो ऐसे ही हम फिर कल मिलेंगे एक अच्छे से सेशन के साथ। आज की इस क्लास को हम क्या करते हैं? यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज के लिए बाय बाय।